और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, कोरोना जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जगह जगह लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद कमिश्नर जुड़ रहे हैं। वाराणसी से सीधे कमिश्नर साहब से बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर आ रही है। 8 बजे से कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। यूपी लॉक होने वाला है। इस लॉकडाउन के दौरान रात 8 बजे से कर्फ्यू लग गया है। सोमवार सुबह 7 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। 35 घंटे तक यह वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। और हमारे साथ सीधे इस पर बात करने के लिए खुद कमिश्नर जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। वाराणसी के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 35 घंटे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कमिश्नर साहब, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग अभी स्थिति कर्फ्यू की है, कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फर्क होगा। लोगों की एक जहन में ये भी, क्या लोग घर से बाहर निकल सकते हैं इस दौरान? क्या एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। एक्चुअली ये है कि इस बार जो हम लोग एनफोर्समेंट कर रहे हैं उसमें कई चीज़ों में हम लोगों ने कंसेशंस रखे हैं। मिसाल के तौर पे जो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पर शिफ्ट में लेबर जाके मैन्युफैक्चरिंग इकाई हैं, उनको इस प्रकार के बंदी से मुक्त रखा गया है। आवश्यक सेवाओं की जितने भी वाहन हैं, मिसाल के तौर पे ब्रेड का वाहन है, दूध, सब्जी, दवाइयों की गाड़ियां, ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करने वाली गाड़ियां, इन पर भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है जी। तो एक चीज यह कि लोगों के लिए जरूरी है, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, जरूरी है तो एक जिले से दूसरे जिले भी जा सकते हैं। लेकिन जल्दी से आपको बताएं, अगर आप यूपी में रहते हैं, क्या क्या चीजें बंद होंगी, क्या क्या खुला होगा। बंदिशें हम आपको बता रहे हैं। यूपी में बंदिश ये है कि टेम्पो, ई रिक्शा, ऑटो ये बंद रहेंगे लॉकडाउन में। हाट बाजार, कार्यालय बंद रहेंगे इस दौरान, ये वीकेंड कर्फ्यू में। जल्दी से मैं चलाऊं, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा जो बंदिशें हैं, बिना मास्क के 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दोबारा गलती पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, यह बंदिश में शामिल है। 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, राहत क्या कुछ है, यह आपके लिए जान लेना जरूरी है। किन चीजों पर राहत है? राहत, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, सबसे बड़ी चीज ये प्रायोरिटी में है। किराना, दूध, सब्जी मिलती रहेगी लॉकडाउन के दरमियान भी। पेट्रोल, सीएनजी भी मिलेगी, ये एक राहत की बात है। बीमार, गर्भवती को छूट रहेगी, बाहर निकलने के लिए उन्हें इजाजत होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी संभव है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रोडवेज की बसें चलती रहेंगी, यानी आप एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। ये उसके लिए सिग्नल भी आपको, यूपी आने जाने पर रोक नहीं होगी, यानी जिलेवार अंदर आप आ जा सकते हैं। मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सरकारी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी, ये छूट रहेगी। लेकिन कमिश्नर लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे सवाल लेते हैं सीधे, वो आपके कई सवालों का जवाब देंगे। कमिश्नर साहब, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या आप बेशक वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्या हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आई वुड नॉट एग्री टू दैट। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ने जिला प्रशासन को ये पूरा अधिकार दिया है कि वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको टाइमिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जहाँ तक कि एनफोर्समेंट की बात है, आज पहला दिन था और वाराणसी और काशी की जनता ने इसमें पूरा सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस प्रकार से हम लोग एनफोर्समेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना का संक्रमण का जो चेन है, वो चेन टूटेगा और जो रेट ऑफ स्प्रेड है उसमें अंकुश लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो आप कमिश्नर को सीधे सुन रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री खुद कोरोना के शिकार हैं। योगी आदित्यनाथ को खुद कोरोना हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बैठक पर बैठक ले रहे हैं और कड़ी नजर बनाए हुए हैं पूरे सूबे पर। देखिए जरा रिपोर्ट। अगर जज्बा समाज सेवा का हो, इंसानियत का हो, तो हालात चाहे जितने मुश्किल भरे हो, रास्ता निकल ही आता है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों में शुमार हैं, जो मुश्किल हालात में भी रास्ता बना ही लेते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से पीड़ित हैं, क्वारंटीन हैं,
उनके कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन खुद की जान की परवाह किए बिना कोरोना से राज्य के लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए वो अपनी टीम 11 के साथ दिन रात लगे हुए हैं। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि वो गरीबों, असहायों और श्रमिकों को राशन देंगे। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में L2 और L3 अस्पताल बढ़ाने, HAL के सहयोग से कोविड हॉस्पिटल बनाने, कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने, DRDO के सहयोग से 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों पर एक्शन का ऐलान किया है। योगी सरकार के इन फैसलों से साफ है कि योगी खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इसे कंट्रोल करने में कोई ढिलाई नहीं बरत रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी की जनता को उनसे बड़ी उम्मीद है। और आइए आपको जल्दी से बता देते हैं उत्तर प्रदेश की हालत है क्या। क्यों यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह है यूपी का आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यूपी में 27,426 मामले आए हैं, 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बताएं अभी भी उत्तर प्रदेश में देखिए एक्टिव केस कितने, लगभग 15 लाख केस एक्टिव केस है। 15,676 एक्टिव केस हैं यूपी में और अब तक 9,583 लोगों की मौत हो चुकी है। बता रहा है यूपी की हालत कैसी भयावह है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसके अलावा कि हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। एक रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट हिला देने वाली, वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट कहती है कि अगर अब तक हमें पता था कि कोरोना दरअसल ऐसे होता है कि किसी ने किसी चीज को छुआ, आपने उस चीज को छुआ तो हो सकता है संक्रमण आ जाए या किसी और जरिए से कोई संक्रमण आ जाए, लेकिन यह रिपोर्ट यह कह रही है कि हवा में भी यह मौत का वायरस घूम रहा है। यानी अगर हम सांस ले रहे हैं तो कोरोना वायरस यहां भी हो सकता है अगर आसपास संक्रमित शख्स है। तो क्या हवा में भी अब कोरोना वायरस है जो सांस के जरिए अंदर जा सकता है? यह डराने वाली रिपोर्ट है, देखिए जरा। हिंदुस्तान की हवा में कातिल, आपके कमरे तक मौत की आफत, अब हर सांस पर संकट के बादल, अब हवा से फैल रहा कोरोना। आप सुनकर हिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस अब हवा में भी फैल गया है। आपकी सांस के जरिए वायरस आपके फेफड़ों तक जा सकता है। मौत के इस वायरस ने अब हवा में भी अपना बसेरा कर लिया है। मतलब ये कि मौत की आफत अब आपके घर के अंदर, आपके कमरों तक पहुंच चुकी है। दरअसल लेसेंट नाम की जर्नल में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए और तेजी से फैलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात को साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस हवा के जरिए ही फैलता है। अगर मौत का वायरस हवा में फैल चुका है तो मौत का जो आंकड़ा अब तक सिर्फ डरा रहा है वो आने वाले वक्त में और भी भयानक हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को दरअसल बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोरोना वायरस को लेकर लेसेंट में छपी ताजा रिपोर्ट को यूके, USA और कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने लिखा है। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी स्टडी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जिसमें कोरोना वायरस के हवा में फैलने का दावा किया गया है। अब अगर इस दावे को आप सही माने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के फैलने की परिभाषा को पूरी तरह से बदलना होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमारी नजर में ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो यह साबित करने के लिए मजबूत सबूत दे सके कि SARS-CoV-2 हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। इसके अलावा एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट्स में भी वायरस पाया गया है। विशेषज्ञों ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए पिंजड़ों में बंद उन जानवरों का हवाला दिया जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है। इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही आपको बताएं रिपोर्ट कहती क्या है, ध्यान से सुनिए इसे। रिपोर्ट यह कहती है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट में ये केस मिले। नया रिव्यू यह कहता है कि एक इवेंट हुआ,
इस इवेंट में सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ। इस इवेंट में एक संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ और उसने 53 अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में पता चला कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे और ना ही उनकी मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर हवा से वायरस फैला, तभी ये लोग इन्फेक्ट हुए, पहली चीज। दूसरी बात यह कि इंडोर में ट्रांसमिशन ज्यादा है। रिसर्च में बताया गया है कि खुली जगहों के बजाय बंद जगहों में संक्रमण तेजी से फैलता है। बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। एक और बात कि साइलेंट ट्रांसमिशन से वायरस फैला। रिव्यू ये कहता है कि जो साइलेंट ट्रांसमिशन हुआ वायरस के फैलने में मददगार रहा और 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों से हुआ जिनमें कोई लक्षण नहीं था। पूरी दुनिया में इस बिना लक्षण वाले लोगों के ने वायरस को फैलाया है। तो ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन हमारे साथ सीधे डॉक्टर जुड़ रहे हैं। आपके जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं जो कि आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सीधे उनसे मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब जरा दर्शकों के लिए बताइए, जो रिपोर्ट आई है इसे जानने सुनने के बाद हर शख्स घबरा गया है। क्या हवा में भी ये कोरोना वायरस, ये मौत का वायरस है? जब हम सांस ले रहे हैं तो ये हवा में वायरस है क्या? देखिए, जब ये कोरोना लास्ट ईयर आया था तो हमारा मानना था कि कोरोना एयरबोर्न नहीं है। एयरबोर्न का मतलब होता है जैसे हम इन्फ्लुएंजा को जानते थे वो 7-8 मीटर तक भी फैलता था, लेकिन हमारी धारणा थी कि ये कोरोना मैक्सिमम 2 मीटर तक फैलता है। लेकिन जैसे से बीमारी बढ़ रही है और नई स्ट्रेन्स आई हैं और डबल म्यूटेंट आए हैं और ब्राजील से और साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से नई स्ट्रेन्स आई हैं, तब से हमें लग रहा है कि ये एयरबोर्न भी कुछ है। तो यानी कि हवा में भी 2 मीटर से ज्यादा भी ये फैल सकता है। और आइए, इन दावों से एक बात तो साबित होती है कि दुनिया भर में वायरस से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। लोगों के लिए न केवल बाहर बल्कि घर के अंदर, यहां तक कि हर समय मास्क पहनना जरूरी है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है, चिल्लाता है, गाना गाता है, छींकता है या फिर खांसता है तो हवा में सांस लेने वाला शख्स भी संक्रमित हो सकता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। अगर घर पर भी कई लोग एक साथ हैं और साथ बैठे हैं तो मास्क लगाकर ही बैठें। जी हां, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना पर बैठक चल रही थी। लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे बैठक शुरू हुई, जो अभी भी बैठक जारी है। खबर ये, बैठक में कैबिनेट सचिव मौजूद हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव मौजूद हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री की यह समीक्षा बैठक हो रही है। बहुत बड़ी बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये जो आप बैठक देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम की बैठक की तस्वीरें। प्रधानमंत्री ये अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव मौजूद है, गृह सचिव मौजूद है। कोरोना से जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने बायोटेक्नोलॉजी सचिव भी इसमें मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि कैसे इस पर काबू पाया जाए, कैसे हालात कंट्रोल किए जाएं, इस पर प्रधानमंत्री की यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के सामने क्या समाधान है या वो कैसे रास्ता निकालेंगे जो भीड़ लगाए बैठे हैं। जी हां, किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कुंभ खत्म कर दिया जाए तो अब प्रतीकात्मक हो जाएगा कुंभ, लेकिन इन किसानों को कौन हटाएगा? सवाल ये, यहां एक भी शख्स कोरोना संक्रमित हो गया तो सोचिए कितना बड़ा कोरोना का धमाका होगा, क्योंकि यहां सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं। जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उनका हठयोग अभी भी जारी है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आंदोलन जरूरी है जिंदगी। रणनीति रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। बॉर्डर पर राकेश टिकैत का हट। ये आंदोलन शाहीबाग का आंदोलन नहीं है कि कोरोना और कोविड के नाम पे इसको खत्म कर देंगे। ये खत्म नहीं होगा आंदोलन। कोरोना से बचाओ जरूरी है जिद।
आदमखोर वायरस रोज देश के 2.5 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन किसान नेताओं का हठ योग खत्म नहीं हो रहा। 6 महीने से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान, सैकड़ों किसानों का एक झुंड अब डरा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। देश में लॉकडाउन की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। हर कोई परेशान है और मौत के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं, कोरोना से किसानों को डराने की कोशिश न की जाए। 5-5 महीने से हम रहेंगे, वो गांव है हमारे, जैसे पूरा देश रहेगा उसी गाइडलाइंस पर हम रहेंगे वहाँ पे। आंदोलन का वे कोई मनोहर लाल खट्टर, कोई किसान संगठन और संयुक्त मोर्चे का कोई एडवाइजर मेंबर है? अभी आगे की रणनीति आप लोग? आगे रणनीति रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। जो कोरोना की गाइडलाइंस होगी उसको पालन करेंगे। क्या राकेश टिकैत उनके साथ आंदोलन में शामिल लोगों की जिंदगी की गारंटी ले सकते हैं? अगर एक भी वहां मौजूद किसान संक्रमित हो गया तो जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं कि ये जो सैकड़ों हजारों किसान बैठे हैं कब तक बैठेंगे। राकेश टिकैत सीधे जवाब देंगे। टिकैत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, मेरा सीधा सवाल है, कोरोना बम देश में फूटा है, हजारों लोग, रोज 20,000 मामले बढ़ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, आपको किसानों की जान की परवाह नहीं है क्या? हमने ये कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस होगा उसका पालन हम करेंगे। आंदोलन अगर खत्म करवाना है तो आंदोलन सरकार बातचीत करे, जो हमारे मसले हैं उस पर बात करे। आंदोलन उससे पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक किस्म से जहाँ पे हम पिछले 5-6 महीने से रह रहे वो गांव है, हमारे घर हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे पूर्ण रूप से। जो गांव में फॉलो लोग करते हैं उसी सिस्टम से यहाँ पे भी उसी गाइडलाइन को पूरा पालन करके हम आंदोलन करते रहेंगे। ये गलतफहमी में मत सरकार रहे हैं या कोई भी आदमी कि हम आंदोलन खत्म कर देंगे, सरकार डराएगी और कोरोना के नाम पे वो करेंगे, तो ये नहीं होगा। टिकैत साहब हमारे साथ बने रहिए। सवाल यही है, राकेश टिकैत बेशक कुछ भी कहें, कोई भी दलील दे, लेकिन सवाल यही है, जिंदा रहेंगे तब तो आंदोलन होगा। सवाल यह है कि देश में कोरोना लगभग रोजाना डराने वाले आंकड़े दे रहा है। संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार यानी आज देश में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,33,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 1,300 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई है। लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं। आंदोलन के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ देश में कोरोना रिकॉर्ड पार कर रहा है तो दूसरी तरफ आंदोलन के नाम पर इस तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आंदोलन में बैठे अगर एक भी शख्स को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया तो जरा सोचिए कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। राकेश टिकैत को सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की जिद से उन्हें क्या मिलेगा। राकेश टिकैत को सोचना होगा कि अगर जिंदगी रही तभी आंदोलन रहेगा, लेकिन अगर जिंदगी नहीं बची तो फिर आंदोलन किस काम का। हमारे साथ टिकैत सीधे लगातार बने हुए, सीधे टिकैत से सवाल लेते हैं। टिकैत साहब, मेरा सीधा सवाल है, दर्शकों को जरा बताइए, आप कह रहे हैं टस से मस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। सर, आंदोलन तब जारी रहेगा, जिंदा रहेंगे तो आंदोलन होगा। नहीं, ये शाहीन बाग वाले आंदोलन है कि आप इसको किसी भी बहाने से आप इसको खत्म करवाओगे। हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। कोई चीज़ होगी तो वो अधिकारी को उसको बताएंगे, लेकिन हम आंदोलन से यहाँ से नहीं जाएंगे। और न ये है कि आंदोलन, देश से आंदोलन, ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो जैसे पूरा देश रहेगा उसी के साथ में हम भी रहेंगे। लॉकडाउन होगा उसका पालन करेंगे, कर्फ्यू लगेगा उसका पालन करेंगे, मीटिंग देश में नहीं होगी हम भी नहीं कर देंगे, अपने घरों में रहेंगे, अपने झोंपड़ियों में रहेंगे, उसका पूर्ण रूप से पालन करा जाएगा। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, लेकिन इसी आंदोलन में एक हिंसा हुई और उस हिंसा में एक शख्स पकड़ा गया, वो था दीप सिद्धू। जी हां, गणतंत्र दिवस पर देश का अपमान करने वाले दीप सिद्धू, जिसने गणतंत्र के जश्न को दागदार किया, वो दीप सिद्धू जिसने देश के तिरंगे का अपमान किया, वो दीप सिद्धू एक बार फिर सलाखों के पीछे चला गया। आज ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन जैसे ही जमानत पर सिद्धू जेल से बाहर आया,
दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दंगाई सिद्धू को दबोच लिया। दीप सिद्धू को 9 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो कोर्ट के सामने जमानत की गुहार लगा रहा था। आखिरकार कोर्ट ने उसे जमानत दी भी, लेकिन सिद्धू की यह जमानत कुछ ही देर की थी, क्योंकि जैसे ही वो जमानत पर जेल से बाहर आया, दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दीप सिद्धू के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक सिद्धू ने लाल किले के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और इसी मामले में उसे दोबारा अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2020 को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, लेकिन उस ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क गई और लाल किले पर जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की गई थी और दीप सिद्धू को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दीप सिद्धू को जमानत तो हुई, लेकिन दोबारा दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अभी भी पलायन जारी है। जी हां, आपको दिखाएं पलायन, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। एक शख्स जो संक्रमित था, उसकी तबीयत खराब थी, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो भर्ती होने के लिए गया, लेकिन वो गया तो ऐसा फंसा कि आवाजें लगाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए रिपोर्ट। कोविड केयर सेंटर की तीसरी मंजिल, मदद की गुहार लगाती मरीज। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं, जहां पर एक बुजुर्ग मरीज इलाज के लिए पहुंची थी। सांस फूल रही थी तो कोरोना के संदिग्ध मरीजों वाले वार्ड में भर्ती कर दिया गया। जो परिजन साथ में आए थे वो अस्पताल के बाहर ही रुक गए। काफी देर तक महिला ने इलाज का इंतजार किया और 3 घंटे बाद जब कोई इलाज शुरू नहीं हुआ तो खिड़की से गुहार लगाने लगी कि बेटा मुझे नीचे ले आओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला ने बाहर आने की कोशिश की तो उसे वार्ड बॉय ने रोक दिया और इधर बेटे को सुरक्षा कर्मियों ने अभी इंजेक्शन पूछाया, वो भी नहीं लगा उसको। महिला के बेटे का कहना है कि महिला को निमोनिया था, लेकिन अस्पताल लाए तो कोरोना संदिग्ध मरीजों के वार्ड में भर्ती कर दिया, लेकिन न ऑक्सीजन दी गई और न ही कोई इलाज शुरू हुआ। ऑक्सीजन हमारे पास मिलेंगे नहीं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए, यहाँ पे पेपर बनवाया, स्लिप बनवाई अंदर भर्ती करने की। उसके बाद में उनको भर्ती करी। भाई हम सोच रहे हमारी माँ का इलाज चल रहा है, सुबह 8 बजे से 10 बजे कोई इलाज नहीं। मेरे को हम सोच रहे, मैं तो बाहर चाय पीने गया था, फोन आया हॉस्पिटल से किसी का, तो भैया आपकी मोहतरम बेड पे से उठ के आ गई। तो आपने देखी ये तस्वीर। आइए अब आपको दिखाते हैं। कोरोना का डर और खौफ लोगों में इस कदर है कि लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बता दूं अभी पलायन करने की जरूरत नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं, भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं। तस्वीरें देखिए जरा, लोगों के हाथों में बैग है, लोग रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं इस डर और खौफ से कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं रोजगार ना चला जाए, फिर खाने और रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। लोगों को ये बताएंगे कि आपके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। लॉकडाउन लगा, फिर काम कुछ हो नहीं रहा, फिर हम लोग को रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू होने के बाद लोगों को अब रोजगार का खतरा महसूस होने लगा है। कई कारखाने बंद होने पर मालिक ने कह दिया है कि घर चले जाओ। कारखाने बंद हो गए, अभी सबका लॉकडाउन में सबका छुट्टी दे दी, सबका हिसाब हो गया मैम, तो क्या करेंगे यहाँ पे रह गए। तो कहीं लॉकडाउन के डर से ही लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। आएंगे या नहीं आएंगे तो लौटेंगे ही नहीं। ये तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन की हैं, जहां पर घरों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। और सवाल करने पर बड़ी बेबसी के साथ जवाब मिला कि काम और कारखाने तो बंद हो गए हैं। ऐसा रहेगा तो लौटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत तंग हो गए। एक तो पिछले साल का कुछ हुआ ही नहीं। अभी देखो पिछले साल में जो किराया जो था मकान मालिक का वो दिया ही नहीं, और फिर किराया के लिए फिर लग गया। तो अब कैसा होगा? अगर खुलेगा, अगर सरकार हम लोग को छूट देती है तो फिर आएंगे।
तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। यहां से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ लग रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पलायन को लेकर रेलवे पहले से सतर्क है। अभी हर रोज करीब 8000 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि रेलवे ने 9600 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। 133 नई ट्रेनों को भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। ये ट्रेन अगले हफ्ते तक शुरू भी हो जाएंगी। रेलवे जिन अतिरिक्त ट्रेन को चला रहा है उनमें गोरखपुर, पटना, दरभंगा, गुवाहाटी, रांची, लखनऊ शामिल हैं। मतलब साफ है कि अगर आपको घर जाना है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हर समय पर्याप्त मात्रा में ट्रेन उपलब्ध रहेगी। जी हां, अगली खबर बक्सर से है। खबर यह है कि बक्सर में दरअसल स्टेशन पर किस तरह भगदड़ मच गई, देखिए जरा तस्वीरें, ये डराने वाली हैं। देखिए, भगदड़ मची हुई है, लोग दौड़ रहे हैं, कहीं रेलवे पुलिस न पकड़ ले। डर है क्वारंटीन होने का। दरअसल बक्सर स्टेशन पर पुणे और मुंबई से आने वालों की जांच हो रही है और उन्हें उसके बाद क्वारंटीन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर ही जांच का बंदोबस्त किया गया। इसी दौरान जब पुणे से एक ट्रेन आई तो उसमें सवार प्रवासी मजदूर अचानक दौड़ने लगे। सामने कोरोना की जांच हो रही थी और डर था कि क्वारंटीन न होना पड़ जाए, इसलिए लोग स्टेशन से फरार हो गए। लेकिन इस दौरान यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। डरने की, घबराने की या भगदड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दरमियान कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये अगर फुल स्क्रीन दिखा सकें, ये दो शख्स कोरोना के भेष में है और रेड लाइट पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ये लोग रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी जरिए से लोग मास्क पहनना, सावधानियां बरतना शुरू करें। तो और यही वजह थी, कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे थे। कल तक कुंभ को लेकर सवाल उठ रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बात की कि कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए। उसके बाद अब यह ऐलान हुआ कि कुंभ अब प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि कोरोना जिस तरह तेजी से पैर फंसाल रहा है उसलिए बहुत जरूरी है यह कदम उठाना। देखिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कुंभ समाप्ति को लेकर अखाड़ों में दंगल मचा है। तमाम संत कोरोना संक्रमित हो गए। कुछ अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया। खुद पीएम मोदी ने फोन कर संतों का हाल जाना और प्रतीकात्मक कुंभ की अपील की। पीएम ने ट्वीट में लिखा, मैंने प्रार्थना की है, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और हम सबके लिए परेशानी है। हम लोग शुरू से ही हर चीज का पालन करते हुए चल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विचारों के साथ में श्रीपंत इस्लाम जूना अखाड़ा सहमत है। जो कुछ दिखाई दिया वे बाहर से संक्रमित होकर श्रद्धालु आए थे और अब लगभग प्राय सब स्नान संपन्न हो चुके हैं। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और मेरा हम सब संतों का ऐसा भी आह्वान है कि अब आने वाला स्नान प्रतीकात्मक हो, सांकेतिक हो और धर्म यही कहता है कि पहले प्राणों की रक्षा की जाए। संतों के साथ ही बीजेपी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील का सबको स्वागत करना चाहिए और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। पीएम साहब की जो अपील है वो बिल्कुल ठीक है और सीमित संख्या में
पूरे नियमों का पालन करते हुए जो साधु संत हैं वो भी 10-20 की संख्या में, इससे ज़्यादा वहाँ पर अभी स्नान न हो। लेकिन अब कुंभ पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए, अच्छी बात है, कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। तो चुनाव रैली का क्या, बंगाल में जो चुनाव रैली हो रही है, चुनाव रैली में क्या वो जो भीड़ आती है, क्या उसके बीच में कोरोना नहीं फैल सकता? क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सकता? अगर आप कुंभ को प्रतीकात्मक कर सकते हैं तो रैली को भी वर्चुअल रैली तो कर सकते हैं ना। आपने देखा होगा कुंभ का मेला, बड़ी तादाद में लोग नहा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं भी मास्क का इस्तेमाल नहीं। कुंभ मेला में गए हुए लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना बाधित हुए हैं। वहां से अगर कोई आता है तो उसका क्वारंटाइन होना होगा, क्योंकि उसको सुपर स्प्रेडर अगर हो गया तो और ज्यादा तकलीफ लोगों को आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात लालू प्रसाद यादव की। लंबे वक्त से लालू यादव चारा घोटाले में जेल में थे और अब लगभग 3.5 साल बाद लालू यादव जेल से बाहर निकलेंगे। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए जरा। से खिला देते हैं। जेल से रिहा होंगे लालू यादव। साढ़े 3 साल बाद सलाखों से बाहर आएंगे लालू। मसीहा जो है वो बाहर आएंगे। चारा घोटाले में मिली जमानत। लालू यादव 3.5 साल बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी है। इस दौरान उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की 2 सजा अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था, लेकिन अदालत ने लालू को जमानत दे दी। तो लालू यादव लंबे वक्त से जेल में थे। लगभग 3.5 साल से लालू जेल में थे। जेल कैसे कटी आपको बताएंगे लालू की, लेकिन लालू के बाहर आने के साथ ही सियासी गणित भी बिहार में शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव, लालू के लाल तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं लालू की जमानत अर्जी के बाद, जमानत होने के बाद, सुनिए जरा। अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। लालू यादव को जमानत तो मिल गई, वो जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन 3.5 साल की इस जेल यात्रा में लालू हमेशा विवादों में रहे। आपको याद होगा लालू यादव जेल में भले हुए, लेकिन उन पर बैठक करने के आरोप लगे जेल के अंदर। कैसे उन्होंने एक सरकारी बंगले पर कब्जा कर लिया, नाम के लिए तो वो जेल में रह रहे थे लेकिन दरअसल खुद सीएमओ के बंगले में थे। कैसे जेल में वो फोन पर बातें कर रहे थे, कैसे मंत्री वहां पहुंचे, कैसे लालू जेल के अंदर अपना बर्थडे जन्मदिन मना रहे थे और केक काट रहे थे। ये सारी तस्वीरें वायरल हुई। लालू यादव के साथ झारखंड के एक मंत्री भी बैठे थे। इस वीडियो पर जमकर बवाल हुआ और राज्य सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा लालू पर जेल में ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के भी आरोप लगे। लालू एक वीडियो में एक बंगले के लॉन में भी बैठे दिख रहे हैं, सेवा करवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये रिम्स के डायरेक्टर का बंगला था जिसे लालू के लिए जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और लालू को फिर से जेल भेजना पड़ा।
इनके अलावा जेल की सजा के दौरान बर्थडे मनाने का मामला भी सामने आया था। तो साफ है लालू बेशक 3.5 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हो, लेकिन जैसा तेजस्वी ने कहा कि वो फिलहाल अस्पताल में रहेंगे। लालू इससे पहले खुद बंगले में रह रहे थे। बंगले में रहना भी सवालों के घेरे में था। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर कितने केस चल रहे हैं। ये आप जान लीजिए। लालू पर केस चाईबासा ट्रेजरी केस है, जिसमें 37 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप था। दोष सिद्ध हुआ और 5 साल की उन्हें सजा हुई। इसके अलावा दूसरा दोष आपको बता दें, देवघर ट्रेजरी में लगभग 84 लाख 84.5 लाख की अवैध निकासी का मामला था। 3 साल 5 महीने की सजा लालू को इसमें हुई। इसके अलावा आपको बताएं उन पर कई केस इस घोटाले से जुड़े हैं। इसके अलावा चाईबासा ट्रेजरी में लगभग 33 करोड़ 67 लाख की अवैध निकासी का दोष सिद्ध हुआ और 5 साल की सजा हुई लालू को। और आखिरी मामला दुमका ट्रेजरी का, लगभग 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी का और अलग अलग धाराओं में 7 साल की लालू को सजा हुई थी। तो लालू पर ये इल्जामात थे जिसमें दोष सिद्ध हुए और उसके बाद वो जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन लालू की अब जमानत होगी। संभव है 3 से 4 दिन में लालू जेल से बाहर होंगे, लेकिन वो अस्पताल में रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे ये भारत की बात है। लौट रहे एक ब्रेक के बाद।